दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैंने एक छोटा सा वीडियो इसके पहले जो डाला है कि मैं कौन हूँ, फिर भी बता दूं, मैं एक अध्यापक था। 31 मार्च 2023 को रिटायर हुआ था। मैं 84 वीडियो देश स्वतंत्रता पर बना चुका हूँ, हमारे वीर सपूतों के ऊपर। तो उसको मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देखिएगा। और मैंने सोचा कि मैं जो टीचर रिटायर हुआ हूँ तो क्यों न मैं अपने ज्ञान का जो है कुछ प्रसार करूं, और जो मैं ये टॉपिक लेता हूं और लूंगा वह आपको टॉप टू बॉटम मतलब आईएएस लेवल से लेकर के एक क्लर्क तक की परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। और जो ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री कर रहे हैं उनके लिए भी यह उपयोगी होगा। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आता है, अपना कमेंट्स दीजिएगा, जिससे मुझे एनर्जी मिले। तो मैं और आगे आपको ज्यादा से ज्यादा डीपली गहराई में अच्छी तरह से कौन कौन से क्वेश्चन किस सन में आए हैं और उनका कौन सा जवाब है, मैं सब आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं प्लासी का युद्ध। जब प्लासी का युद्ध हुआ है तो एक तरफ नवाब मुर्शिदाबाद का, बंगाल मुर्शिदाबाद राजधानी थी, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव की सेनाओं में हुआ है, और जिसमें कुछ गद्दारों की वजह से प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हारता है। और इस युद्ध हारने से जो अंग्रेज हमारे भारत में नाव में, जहाजों में चांदी भर करके लाते थे और यहां से सामान ले जाते थे, अब यह किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे इस युद्ध को जीतने के बाद। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। सिराज को गद्दी मिली थी अपने नाना किससे, अलीवर्दी खां से। अलीवर्दी खां से, जो अलीवर्दी खां 1733 में बिहार का सूबेदार था और इतना ये महत्वाकांक्षी था कि बंगाल जब दिल्ली सल्तनत से अलग होता है उस समय दिल्ली सल्तनत पर मुगल सम्राट एक था फर्रुखसियार। फर्रुखसियार था। तो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम उसका नाम था, बहादुर शाह प्रथम की उपाधि लेकर वो गद्दी पर बैठा। 63 साल का था। और उसके बाद साहिब बेखबर भी उसको कहा जाता है। और उसके औरंगजेब के उत्तरवर्ती शासक जो थे वह दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए, और फर्रुखसियार के समय में मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में अपने को स्वतंत्र कर दिया। आज जो बंगाल देख रहे हैं ये बंगाल नहीं है जो अंग्रेजों के जमाने में या मुगलों के जमाने में बंगाल था। यह बहुत विशाल था। जो बांग्लादेश है उसको ले लीजिए पूरा, पश्चिम बंगाल 24 परगना का ये ले लीजिए पूरा, उड़ीसा ले लीजिए आप, और उसके बाद बिहार ले लीजिए। इतने प्रांत मिल, और कुछ आसाम ले लीजिए, इतने प्रांत का जो क्षेत्रफल था वो जो है बंगाल कहलाता था। समय समय के अनुसार यह फैलता रहा और सिकुड़ता रहा। तो उस समय 1740 में ये अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बन जाता है। इसकी 3 पुत्रियां होती हैं, घसीटी बेगम, मैमुना बेगम, अमीना बेगम। घसीटी बेगम ढाका के गवर्नर की पत्नी थी। जब यह कुर्सी पर बैठता है उससे पहले ये विधवा हो चुकी होती है। मैमुना बेगम, इनके पति जो है पूर्णिया के नवाब थे, और इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका लड़का शौकत जंग पूर्णिया का नवाब बनता है। तीसरी पुत्री अमीना बेगम। अमीना बेगम का ही पुत्र जो है सिराजुद्दौला था, जिसको अलीवर्दी खान ने गोद लिया और अपने जीवन काल में ही मतलब अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और जब अलीवर्दी खान फरवरी 1756 में मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो 23 साल के ये सिराजुद्दौला जो है बंगाल के नवाब की गद्दी पर विराजमान होते हैं। 23 साल इनकी उम्र है। उस समय इनका सेनापति मीर जाफर होता है। एक राय दुर्लभ होते हैं।
और उन्हीं के दरबार में मतलब मीर मदान सॉरी मोहनलाल और मीर मदन जो लोग होते हैं कि एक जो मीर जाफर को लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा गद्दार था, इतिहास इसको भुला नहीं सकता, ये बात सही है। लेकिन उस समय वो सोचता था इसकी उम्र हो गई थी 73-74 साल। 1691 में पैदा हुआ था और उसके बाद 1757 और 9 मतलब 56 में जब मरे थे तो 1956 मतलब 65 साल का ये आदमी हो गया था। और इसके अंदर लालसा थी कि मैं नवाब बन जाऊं, क्योंकि अली वर्दी खां और ये जो है दोनों रिश्तेदार थे, मौसाब भाई का रिश्ता था। अली वर्दी खां 85 साल की उम्र में यह मरते हैं और 69 साल में यह नवाब बनते हैं बंगाल का। और 40 और 10 50 और मतलब है तो आप गणित लगा लीजिएगा कि 69 ईयर्स की उम्र में यह कितना एक्टिव आदमी था। यह जो है नवाब बनता है अली वर्दी खां। अली वर्दी खां ने काफी अनुभव प्राप्त था। उस समय हमारे देश में दो प्रतिद्वंदी मतलब कंपनियां थी जो व्यापार कर रही थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और एक फ्रांसीसी। ये हमेशा जो है उनमें शक्ति संतुलन बनाए रखता था, किसी को मनमानी नहीं करता था। और उसने कहा है कि यूरोपियों की तुलना एक मधुमक्खियों के छत्तों से या मधुमक्खियों से की है। यदि आप इनको न छेड़ो तो ये शहद देंगी, यदि आप इनको छेड़ोगे तो ये काट काट कर मार डालेंगे। तो ये जो है शक्ति संतुलन का सिद्धांत था। ये लोग जब अपनी व्यापारिक कोठियां बनाते थे तो ये हमेशा लड़ते रहते थे। तो लड़ने के लिए अपनी जो कारखाने थे, इनकी कोठियां थी, तो उसकी किलाबंदी करने लगते थे कि किला हो जाए तो उसमें दुश्मन जो है अटैक करके आसानी से हमारी कोठियों के अंदर, गोदामों के अंदर नहीं घुस सकता है। लेकिन अली वर्दी खां ने इनको कभी किलेबंदी करने नहीं दी। अब जब अली वर्दी खां फरवरी 1756 में परमधाम को चले जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो सिराज जो 23 साल का लड़का है वह गद्दी पर बैठता है। इसके पास जो है जिसका भी हम आपको बताया है मीर जाफर, तो मीर जाफर थे, राय दुर्लभ थे, अमीन चंद थे, ये लोग इनके साथ थे। लेकिन इनसे नाखुश थे क्योंकि बड़ा तेज तर्रार था, फैसला तुरंत ले लेता था, चाहे उल्टा हो या सीधा हो। तो अब जो है ये हमने आपको ये बता दिया। अब आता फोर्ट विलियम तथा चंद्रनगर की किलेबंदी। जब इसके नाना ने नहीं करने दिया तो ये भी जो है चाहता था कि लोग किलेबंदी न करें। तो इन्होंने क्या किया कि नया नवाब देखा, अल्लाह किलेबंदी कर देते हैं। तो कलकत्ता जो है 3 शहरों को बनाकर बना था, कालीकाट, सूती नाता जगह नहीं है, और गोविंदपुरी 3 गांव को खरीद करके इन्होंने कलकत्ता का निर्माण किया था। तो वहां पर इन्होंने ब्रिटेन के राजा के नाम पर एक किला बना लिया था। उसमें मिट्टी का ही था, इतना ज्यादा नहीं था, वो फोर्ट विलियम। और जो ये फ्रांसीसी थे, ये जो है 24 परगना में चंद्रनगर में रहते थे। और एक अंग्रेज जो है कलकत्ता में भी रहते थे, मद्रास में भी रहते थे, कर्नाटक में भी रहते थे, कई जगह थे। तो यहाँ की बात है चंद्रनगर में और कलकत्ता में फोर्ट विलियम में। ये लोग किले की मतलब किलेबंदी करने लगे, बॉर्डर लाइन बनाने लगे किले का। तो इन्होंने मना किया तो ये फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। जब अंग्रेज नहीं माने तो नवाब को लगा कि यह हमारे आदेश का उल्लंघन है। तो इसने क्या किया, अपनी सेना लिया और सिराजुद्दौला और चल पड़ा कलकत्ता की तरफ। कासिम बाजार की कोठियों पर, गोदामों पर इसने कब्जा कर लिया, आदमियों को
पकड़ लिया, कैद कर लिया। उसके बाद यह जो है चला जाता है कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर अटैक करता है। फोर्ट विलियम पर अटैक करने के लिए चला जाता है और वहां पर भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग जाकर के द्वीप में शरण लेते हैं और कुछ लोग पकड़े जाते हैं। और ये घटना है 20 जून की। ये 20 जून पर आक्रमण किया जाता है और एक कोठरी होती है वहां पर 18/14 एक कोठरी होती है। उसमें 146 अंग्रेज अफसर बच्चों को पकड़ करके जून की गर्मी में रात को बंद कर दिया जाता है। और इतनी उसमें गर्मी होती है, जब इसके सैनिक सुबह खोलते हैं तो 123 लोग की मृत्यु हो जाती है और 23 बचते हैं। और जिसमें जो है एक हॉलवेल है, जिन्होंने इस घटना का वर्णन किया है कि 146 आदमी अरेस्ट करके कि बंद किए जाते हैं और जिसमें से 23 आदमी जिंदा रहते, जिसमें से एक भी। यह समाचार मद्रास में जाता है। वहां पर कर्नल क्लाइव जो था, सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क बन के आया, लेकिन वो बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था लॉर्ड क्लाइव और घटनाओं को बड़े बारीकी नजर से देखता था। डुप्ले की नीति को देखा और उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे डुप्ले जो है यहाँ के राजाओं के, यहाँ के राज्यों के बीच में झगड़े में हस्तक्षेप करता है। वो उसने सब कुछ सीखा और इसका दिमाग भी था कि हम यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना करें। वहां की जो संसद थी, जो डायरेक्ट कमेटी थी, उसमें बात गई कि हमारे 123 आदमी जो है मर गए घुटन से, कलकत्ता पर नवाब का कब्जा हो गया। कलकत्ता एक ऐसा उपजाऊ जगह था जो उस समय पूरे भारत में इतना उपजाऊ नहीं था। ये जगह कहते हैं कि भारत की चाबी डुप्ले ने दक्षिण भारत में ढूंढी, पर क्लाइव ने उत्तर भारत के कलकत्ता में ढूंढी। कलकत्ता का मैंने क्षेत्रफल आपको बता दिया है। वहां गंगा नदी है, भागीरथी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी उधर जाता है, बांग्लादेश जो एरिया मैंने बताया, तो बहुत उपजाऊ जगह है। क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी पंपिंग सेट वगैरह का नहीं था। बारिश होती थी, जहां जंगल ज्यादा होते थे तो मानसून पर निर्भर होते थे, तो वहां पर जो है हर चीज का पैदा होता था। तो अंग्रेज कलकत्ता को छोड़ना नहीं चाहते थे और ब्लैक होल तो काल कोठरी की घटना एक बहाना मात्र थी। दिसंबर महीने में क्लाइव और वाटसन, एडमिरल वाटसन जो है एक ब्रिटिश सेना को लेकर के और कलकत्ता आ जाते हैं दिसंबर महीने में। उसके बाद क्या होता है कि आने के बाद, अच्छा, जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और उसका टेम्पररी नाम रख दिया अलीनगर, कलकत्ता हटा करके अलीनगर रख दिया। और अमीर चंद एक सेठ था, वो उसको जो है व्यापारी था और इसको सौंप दिया कि आप इसको देखना, क्योंकि उस समय जगत सेठ होते थे, अमीर चंद होते थे। ये लोग क्या है, एक बहुत बड़ा व्यापारी होते थे और जगत सेठ की जो है उपाधि मिली हुई थी, मुगल बादशाहों ने दिया था। तो क्या हुआ कि अब जो है ये अमीर चंद जो था, जो व्यापारी होगा, सौदागर होगा, उससे तो कोई भी सौदा कर दे। उन्होंने अंग्रेजों इसको लालच दिया और थोड़ा सा झड़प के साथ जो है अमीर चंद ने अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया। और सिराजुद्दौला से ये भी नारा चल रहा था। उसके बाद क्या होता है, दिसंबर में तो क्लाइव आ गया। अब जब पता चला कि सिराजुद्दौला को कि इन्होंने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया है, तो 2 फरवरी, मैंने नहीं लिखा है, तो 2 फरवरी को अपनी सेना को लेकर के चला। अभी इतिहास में आता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो परमानेंट सेना रखता था, लेकिन ये लोग ज्यादा से ज्यादा सूबेदार साहब की सेना है, दीवान साहब की सेना है, कुछ इनकी सेना है, ऐसे मिला करके, और प्रशिक्षित सेना नहीं होती थी, आदमियों का एक भीड़ होता था। तो ये भीड़ कभी लड़ाई के अनुभव नहीं जानती थी, इसलिए जो है अंग्रेज की जो सेना थी वो प्रशिक्षित थी, ड्रिल होती थी और अंग्रेज उनको परमानेंट तनख्वाह देते थे और घायल होने पर उनको पेंशन देते थे। लेकिन इन लोगों का मतलब एक प्रकार से गंवारू की सेना होती थी, जिससे कि उनको हमेशा हार का सामना करना। 55 लाख की सेना लेकर के चले, चलो भाई तुम
10,000 सेना लाओ, तुम 50,000 सेना लाओ, तुम इतना सेना लाओ, और लड़ाई करने चल देते थे। तो 2 फरवरी 1757 को नवाब की सेना और क्लाइव की सेना में झड़प हुआ। अभी नवाब आकर के अभी तैयारी करने ही वाला था, तब तक क्लाइव की सेना ने एकाएक आक्रमण कर दिया और नवाब की सेना 40,000 थी, उसके पांव खड़ गए। फिर क्या होता है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। इस संधि इसलिए होती है कि नवाब के जितने ही लोग थे, चाहे खास थे चाहे चमचे थे, सबने कहा कि साहब संधि कर लो, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली उस समय दिल्ली में आकर के डेरा डाला हुआ था। रोहेलों की मदद से हो सकता है कि वह जो है बंगाल पर भी आक्रमण कर दे। और जो मिर्जाफर वगैरह थे, राय दुर्लभ थे, वो लड़ना चाहते ही नहीं थे, क्योंकि जब अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव आया तो अपने जासूस लगा दिया कि देखो यहाँ पर कितने ऐसे गद्दार हैं जिनको डरा करके, घूस दे करके, गद्दी का लालच दे करके, और जो है क्लाइव की सत्ता, क्लाइव कह रहा हूं, सिराजुद्दौला की सत्ता को चेंज कर दिया जाए, और ऐसा आदमी ढूंढो जो उस पर बैठाने के काबिल हो, जो हमारे हाथ की कठपुतली बने। उनके जासूस ढूंढने लगे। पता चला कि जो सिराजुद्दौला का सेनापति है मीर जाफर, वो इतना लालची है कि वह जो है मतलब पैसे के लिए, वो पद के लिए वह कुछ भी कर सकता है। यदि कोई ये कहता है कि आपको नवाब बना दिया जाएगा बंगाल का, तो अपनी 7 पुश्तों को भी वो बेच सकता है और नवाब बनने को तैयार है। तो क्लाइव ने चिट्ठी जो है भेजवाई कि यदि आप हम सिराजुद्दौला से लड़ेंगे, हम उसको नवाब से बदलना चाहते हैं, और आप यदि हमारा साथ देते हैं तो अगला नवाब मैं आपको बना दूंगा। पत्र पढ़ा इसने। उसके बाद इसने पत्र का जवाब दिया कि मैं तैयार हूं। फिर अमित चंद ने कुछ पैसा लेकर के दे दिया था, और अमित चंद ने भी कहा कि यदि नवाब बदला गया तो मुझे दीवान बना दिया जाए, और दीवान के साथ साथ 5% नवाब के जो खजाने का धन है वो मुझे दिया जाए, क्योंकि तो व्यापारी था, इसको तो पैसा चाहिए। राय दुर्लभ भी नाराज थे, उनको दीवान पद चाहिए था। तो इसमें इतने लोग जो है अंग्रेजों से मिल गए। कौन कौन है? मीर जाफर, आप देख रहे हैं, मीर जाफर जी हैं। राय दुर्लभ है जो दीवान बनना चाहते हैं। यार लतीफ खां भी मिल गए, और एक था मीर मोहिउद्दीन। मीर मोहिउद्दीन जो है यह लालच में नहीं आया, ये भी एक सेना के टुकड़ी के कमांडर थे, सब कमांडर है। उसके बाद 2 कमांडर और थे, मोहनलाल और मीर मदान। अब यही मैं लिख देता हूं, मोहनलाल मीर मदान। तो अब यह बात एक दिन सिराजुद्दौला को पता चल जाती है। इन सबको बैठक कराता है, इनको कसम देता है कि हमने सुना कि आप लोग जो है अंग्रेजों से मिले हैं। ये बोलता रहे माई बाप हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, अन्न आपका खाते हैं और गुड़ कैसे अंग्रेजों का गाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। अब देखिए कि 9 फरवरी को अलीनगर की संधि हो जाती है, और ये भी कहा जाता है कि अलीनगर की संधि में जो फर्रुखसियार, जो 1717 में एक शिष्टमंडल आया उससे मिलने के लिए, और उसमें एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब का याद नहीं पड़ रहा है। एक फोड़े से, जानलेवा फोड़े से फर्रुखसियार परेशान था। डॉक्टर साहब ने इलाज किया, फर्रुखसियार ठीक हो गया, और खुशी में उसने पूरे भारत में व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया, और बिना चुंगी के और टकसाल ढालने का, सिक्के ढालने का भी कर दिया, और पूरे भारत में वो सिक्के चलेंगे, ये भी फरमान जारी कर दिया। अब अंग्रेज जो है उस पर जो है बहुत खुश हुए,
और अब वो जो है बिना टैक्स दिए, बिना चुंगी दिए कर दिए और व्यापार करने लगे। जैसे सिराजुद्दौला को भाई, और एक दस्तक एक प्रणाली हुई थी, दस्तक एक लाइसेंस होता था। तो ये दस्तक का पन्ना फाड़ करके दे देते थे, और चाहे हिंदुस्तान का माल हो, चाहे पाकिस्तान का माल हो, चाहे अंग्रेजों का हो, वो का एक जब लेबल लग जाता था तो ब्रिटिश इंडिया का माल हो जाता था, और वह आराम से बिना चुंगी दिए, बिना टैक्स दिए उसके बाद जो है चला जाता था। तो ये दस्तक बेचते थे कि हमको इतना पैसा दे दो, अपना जो है कागज पर छपा देंगे, तुम्हारा माल चला जाएगा। तो जो हमारे भारतीयों से जो पैसा मिलना था वो भी सिराज को नहीं मिल रहा था, राजस्व की हानि हो रही थी। तो ये सब जो है मतलब उसके, तो अलीनगर की जो संधि हुई तो दस्तक प्रथा मिल गई, अब प्रणाली मिल गई, उनके किले मिल गए, गोदाम मिल गए, जो गोला बारूद लूटे थे वो भी मिल गए, जो आदमी कैद थे उनको भी छोड़ दिया गया। तो ये अलीनगर की संधि हो गई। अब अलीनगर की संधि में कुछ धन भी देने के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए भी था। तो नवाब ने कोई साफ जवाब नहीं दिया, पर अंग्रेज तो चाहते थे इससे लड़ना, किसी तरह से हटाना। अब तो सेनापति भी मिल गया था। तो मार्च 1757 में चंद्रनगर पर इन्होंने धावा बोल करके और कब्जा कर लिया फ्रांसीसियों की बस्ती पर। अब जो है अब तो क्लियर है, और इन्होंने एक लेटर लिखा लॉर्ड क्लाइव ने कि आप जो है संधि का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका उत्तर आने से पहले ही अपनी सेना कलकत्ता से यह जो है प्लासी की तरफ कूच कर गया, और कलकत्ता से प्लासी जो है 162 किलोमीटर, कहीं लिखा है कहीं 142 किलोमीटर लिखा है, दूर था, 91 मील। और मुर्शिदाबाद से प्लासी जो था वह 20 मील था। अब ये रास्ते में जो है एक शहर आता है, उस पर कटवा, तो 19 जून को कटवा पर ये अधिकार कर लेते हैं। जैसे ही सिराजुद्दौला को पता चलता है कि कटवा पर अधिकार हो गए, तो अपना जो है 20 जून को अपनी सेना लेकर वह प्लासी की तरफ चल देता है। प्लासी नाम क्यों पड़ा? ये नदिया जिले में है, भागीरथी नदी के किनारे एक जगह प्लासी है, आमों का बगीचा है, वहीं पर युद्ध होता है। तो प्लासी जो है वहां पर पलाश के पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं। अब पलाश के जो फूल लाल लाल होते हैं उनको बंगाल में लोग कैसे करके उसका रंग बनाते हैं और कपड़े की रंगाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पलाश का पेड़ वहां ज्यादा था, इसलिए प्लासी का युद्ध कहलाता है। नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे, मुर्शिदाबाद से दक्षिण 22 मील की दूरी पर। अब ये जो भी परीक्षा में आएगा ध्यान से सुनता रहिएगा। उसके बाद क्या होता है कि दोनों सेनाएं पहुंच गई 22 तारीख को, आमने सामने हुई। अब 23 तारीख को युद्ध होना है। तो एक तरफ जो है अंग्रेज की सेना है। अब मैंने लिखा है कि प्लासी के मैदान में ईस्ट इंडिया कंपनी के 750 गोरे सैनिक होते हैं, 100 तोपची होते हैं, तोप चलाने वाले, 2100 भारतीय सैनिक जो उसमें हमारे हिंदुस्तान के सैनिक भर्ती हैं वो होते हैं, 100 गनर बंदूक चलाने वाले होते हैं, और 50 नाविक होते हैं, सेलर होते हैं, क्योंकि वो जल मार्ग से ही आए थे। तो 50 नाविक हैं, और तोपें इनके पास 8 हैं, जिसमें से 6 तोपें छोटी हैं और 2 बड़ी हैं। अब सिराजुद्दौला के पास जो है 50,000 सैनिक हैं। 50 सैनिक जो है 50 जो है फ्रांसीसियों को जब इन्होंने कब्जा कर लिया, भगा दिया, तो फ्रांसीसियों ने 50 तोपें दी इनको और तोपची भी दिया। अब 50,000 इनकी सेना थी, अब 10 युद्धक हाथी दिए। अब दोनों की सेनाएं आम के बगीचे में, लॉर्ड क्लाइव ने अपनी सेना को रखा था, बगीचे में इसलिए रखा था कि इतनी बड़ी सेना सिराजुद्दौला की देख करके वह कुछ घबरा गया कि मेरे पास टोटल 3100 है, कहीं 3000 लिखा है, और उसके पास 50,000 नहीं, 50,000 तो 40,000 तो होंगे ही। कौन 1 2 3 करके गिनती करता है? तो 40,000 तो होगा ही। हाथी भी है, तोप भी है, 50 तोप है। तो मिर्जाफर से कहा करे भाई ये तो कैसे होगा काम? तो मिर्जाफर ने कहा चिंता मत कीजिए, युद्ध आप ही जीतेंगे।
और उसके बाद बगीचे में इसलिए रखा था कि इनकी जो तोपें हैं उनके जो गोले जो है 18 पाउंड 20 पाउंड 16 पाउंड के जो गोले छोड़ रहे हैं, यदि वो पेड़ ऊपर से आएगा गोला तो ऊपर जा से टकराएगा, नीचे गिरेगा, पेड़ के जो जड़ है उसके पास सैनिक छुप करके बच सकते हैं। तो इसलिए उसने आम के बगीचे को वो किया था। 3 घंटे युद्ध चला दोनों की तरफ से। सिराजुद्दौला भी था तो कहा कि भाई अपने तरफ से अब कौन कौन सेनापति है? मीर जाफर एक टुकड़ी का कमांडर, राज दुर्लभ, यार लतीफ खां, यह तीनों जो है अपनी सेनाओं को आदेश दिए नहीं, अटैक का आदेश दिए नहीं। सिर्फ मीर मोहिउद्दीन और मोहनलाल और मीर मदान अपनी टुकड़ी के साथ लड़े। तब तक बारिश हो जाती है और बारिश होने पर क्लाइव तो भाई बहुत चालाक आदमी था, हर चीज को देखता था। कमजोर आदमी हमेशा जो है बहुत मजबूती से करता है। तो उसने जो है, ये जून का महीना था, उस समय मानसून भी आ गया था, आप लोग जानते ही हैं। 15 जून से बारिश का सीजन शुरू हो जाता है और भी समुद्र का किनारा बंगाल, भागीरथी नदी, गंगा नदी भी जिसको जो कहते हैं, तो बारिश शुरू हो गई। क्लाइव ने तिरपाल से फटाफट अपने गोले बारूद को ढक दिया, युद्ध रुक गया। और नवाब का तो भीड़ भाड़ वाली सेना थी, कोई तिरपाल ले गया था कि नहीं ले गया था, हथियार दे दिए, लेकिन उनके बचाव के लिए कोई साधन नहीं था। तो नवाब के जो गोला बारूद थे वो भीग गए और क्लाइव पे जो गोला बारूद बच गए। तो कहाँ 8 तोपें, कहाँ 50 तोपें। नवाब जब बारिश खत्म हुई, जब फिर युद्ध शुरू हुआ, तो नवाब की तोपें ठिस फायर हो गई और क्लाइव की जो है तोपें दनादन फायर करने लगी। और सेना में भी जो है 5 कमान होते हैं, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, उत्तर कमान और दक्षिणी कमान और एक सेंट्रल कमान। यदि हमारे किसी देश से युद्ध हो और 3 कमान की सेनाएं जाए ही न लड़ने के लिए, सिर्फ 1 कमान की सेना एक देश से लड़ने जाए, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? हार। तो यह 3 कमांडर जो है, मीर जाफर, राज दुर्लभ और यार लतीफ खां ने अपनी सेना को युद्ध के लिए कहा ही नहीं, गो एंड फाइट, बोले खड़े रहो। एक जगह मैंने पढ़ा है कि सेना को इसने भड़का दिया कि तुम जाना नहीं। जब सिराजुद्दौला पूछेगा कि क्यों अटैक हो रहा है, तो सैनिकों का साफ हमारा वेतन नहीं मिला है। तो वेतन भी दिया गया, लेकिन ये तो मिला था, इसको तो नवाब बनना था। यही राज दुर्लभ की थी और यही लतीफ का था। मीर मोहिउद्दीन, मोहनलाल और मीर मदान जो है अपनी टुकड़ी लेकर लड़े, लेकिन अब छोटी सी टुकड़ी और अंग्रेजों की तो 3100 की थी, अब मॉडर्न थी, सजी हुई थी, वेल ट्रेंड थी। तो मीर मदान को गोली लगती है माथे में, वही ठंडा हो जाते हैं और युद्ध में ये तीनों मारे जाते हैं। और इससे पहले जब बारिश खत्म हो रही थी, तो इसने कहा कि सोचो से, अरे जाइए साहब, आप महल में आराम कीजिए, 3000 आदमी हैं, हम तो चुटकियों बजाते युद्ध जीत लेंगे, मीर जाफर ने कहा। सिराजुद्दौला को विश्वास हो गया, कहीं देखते हैं कि ये सैनिक लड़े नहीं, तो 2000 सैनिक लेकर के वो मुर्शिदाबाद के लिए चल दिया। जो भी रहा हो, यदि युद्ध जीतना है तो राजा को युद्ध में होना ही पड़ता है। यदि राजा नहीं है तो सैनिकों का उत्साह कम हो जाता है। तो यह मुर्शिदाबाद के लिए चल दिया। उसके बाद 11 घंटे युद्ध चला, जिसमें बारिश भी है, पहले चरण का और दूसरे चरण का, और युद्ध जीत लिया गया। क्लाइव के हिसाब से कहते हैं कि क्लाइव जो कहता है कि मेरे 22 लोग मारे गए और 50 घायल हुए, और नवाब की तरफ से जो है 500 लोग मारे गए और घायल हुए। उसके बाद अंग्रेज जीत जाते हैं। मीरन, सिराजुद्दौला का लड़का मीरन, ये जाता है और नवाब का जो है हवेली घेर लेता है अपने सैनिकों के साथ, और उसको पकड़ करके, कहीं लिखा है गोली मार दिया जाता है, किसी गोली मरवा देता है, कहीं से उसका गर्दन काट लिया जाता है, और कहीं लिखा हुआ कि हाथी पर उसका गर्दन रखकर घुमाया जाता है। तो एग्जाम से तो उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ छोटी मोटी छूट होती है, तो आप लोग किताबों में देख लीजिएगा। तो हाथी वाला भी मैंने बता दिया, घुमाने वाला भी बता दिया, और गर्दन काटने का भी बता दिया। किसी ने कहा कि गोली मरवा देता है, मतलब सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है, मार दिए जाते हैं सिराजुद्दौला। और 28 जून को मीर जाफर गद्दी पर बैठता है और 2 जुलाई को
मतलब इतिहास कहता है, किताब कहता है कि 2 जुलाई को सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद जीत की खुशी में मीर जाफर जो है 24 परगने की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप देते हैं। उनके हर सैनिक अधिकारी को दिल खोल करके पैसा बांटते हैं और अकेले लॉर्ड क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट देता है। और फिर देते 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 एक दिन ऐसा होता है कि महलों के जो चांदी सोने के बर्तन थे उसको भी मीर जाफर ने बेच दिया और अंत में एक घबरा गया। और एक चीज और बताऊं कि जो अमीन चंद है, यहां देखिए अमीन चंद है, ये बोले 5% हमको चाहिए, 38 लाख पाउंड भी पैसा मांगे थे। क्लाइव ने दो संधि पत्र बनवाए, एक सादे कागज पर, एक लाल कागज पर। लाल कागज और सादे कागज पर सही लिखा गया था, लाल कागज पर ऐसे लिखा गया था कि आपको दिया जाएगा, और उस पर अपना दस्तखत किया। और उसके बाद एडमिरल वाटसन से कहा दस्तखत कर दो। वाटसन ने कहा कि मैं झूठे काम पर दस्तखत नहीं करता हूं। ये वहां से आ गया और वाटसन का डुप्लीकेट साइन बना करके अमीर चंद को लाल कागज वाला दे दिया। जब युद्ध खत्म हो जाता है, धीरे धीरे किंग मेकर बन जाते हैं, तो अमीर चंद ने जब कहा कि मुझे वह 5% दीजिए, तो लॉर्ड क्लाइव कहा ये पत्र है, इस पर कहीं किसी का साइन नहीं है, सिर्फ जो है इसमें कोई आपको नहीं मिलेगा। और एक समय ऐसा आया कि इनका जो है पूरा चीज अंग्रेज हड़प लिए, यह पागल हो गया। और उसके बाद इसके खानदान का, जैसे मुगलों के खानदान का जो अता पता नहीं चलता है, उसी तरह से इसके भी खानदान का कोई अता पता नहीं चला। दोस्तों मैंने बनाया है, कैसा आपको लगा? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अच्छा लगा है तो बोलिएगा, मैं इसका परिणाम बताऊंगा और यह युद्ध क्यों हुआ, एक कब मुर्शिद कुली खां आजाद हुआ, किससे कुछ युद्ध लड़ा और बंगाल का नवाब बना, जरा उसका ब्रेक ग्राउंड भी चलेंगे। और अगला टॉपिक होगा हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। ब्रजमणि त्रिपाठी का नमस्कार।